अटेम्प्ट कर लिया है नहीं? हाँ सर, फर्स्ट पेपर भी अच्छा हुआ था, उसमें सिर्फ डीआई में प्रॉब्लम हुई थी, बाकी सारा वो भी इजी था। मैथमेटिक्स इतनी नहीं थी, वो भी एसडीजी गोल से आए थे, एमडीटी गोल से आए थे, और यूजीसी की स्कीम वगैरह आई थी, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन थे उसमें भी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। इस बार अगर आप लोगों ने बेटर किया है तो अगली बार नेक्स्ट टाइम जो पेपर होने वाला है आप लोगों का ना, एक सप्ताह के हाँ अंदर डेट वगैरह सब कुछ आ जाएगी। मैं आप लोगों को बताता भी रहूँगा, अपडेट वगैरह करता रहूँगा, है ना। बशर्ते अभी आप लोगों को क्या करना होगा, ऐसे कंडीशन पे जो भी मेरी वीडियोस वगैरह है प्रैक्टिस वगैरह के, अभी तो मन तो नहीं कर रहा होगा पढ़ने के लिए, मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों का, है ना। सर, ये तो मैंने ऐसे ही फॉर्म भर लिया था क्योंकि डीएसएसबी का। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप लोग ज़रूर समय निकालने के बाद थोड़ा सा एक घंटे डेली आप लोग प्लीज़ जो है कुछ वीडियोस सोशल वर्क की देखें आप लोग, है ना। ये काफ़ी मददगार साबित होगी आप सबके लिए, क्योंकि आगामी परीक्षा जो होने वाली है अब दोबारा से, है ना, तो मैं आपको फिर बता दूं कि पेपर इससे भी बढ़िया आएगा, है ना। इससे भी बढ़िया पेपर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने पेपर देखा, रिसर्च से 3 क्वेश्चन उठाया, फैक्ट क्वेश्चन सारे के सारे इसमें झुक गया। मतलब मैं तो कह रहा था 40-60 का रेशियो मान के चलिएगा, यहाँ तो 80-20 का मान लीजिए, 80-20 का। और उसमें अप्लाइड था ही नहीं, अभिकथन कारण तो था ही नहीं, केवल बिंदुओं पर विचार करिए। कम से कम मेरे समझ से 8-10 क्वेश्चन रहे होंगे, है ना, बिंदु पर विचार करने के लिए। उस पर हमें एलिमेंट करना, वहाँ पे छांटना था और उसको सही करना था। बाकी तो सारे फैक्ट से थे, सारे फैक्ट से। बताइए, RPWD एक्ट पूछ लिया आपसे, उसको मैच करिए, है कि नहीं। इतना इजी। सेडा पूछ लिया आपको, बताइए उसका वर्ष बताइए। अधिनियम का पूछ लिया, इसका वर्ष बताइए। योजनाएं पूछ लिया, उसका वर्ष बताइए। यहाँ तक कि आप लोगों से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लक्ष्य पूछ लिए आप लोगों से, है ना। इतने इजी सवाल जो है इस बार देखने को आप लोगों को मिला था। और मेरे समझ से कुछ एक आधे प्रश्न मैंने आप लोगों से यहाँ पे जो टॉपिक पर चर्चा नहीं किया होगा, नहीं तो अदरवाइज सभी हम लोगों ने पॉइंटों पर जिक्र किया। जैसे नारीवाद क्या होता है, उदारवाद क्या होता है, उत्तर आधुनिकता क्या होता है, ये तो डेफिनेशन के रूप में मैंने आप लोगों को नोट करके लिखवाया। बहुसंस्कृतिवाद, ये सब मैंने लिखवाया था। गेसल सॉफ्ट, गेमिन सॉफ्ट से सवाल बन गया कि भाई पूछो, बताओ सही अवधारणाएं क्या होनी चाहिए। इतनी इजी सवाल बन गए थे, है कि नहीं। आप लोगों ने तो पेपर दिया है, आप लोगों को तो पता होगा। हाँ सर, हाँ सर, तो सारा वही था। सिंपल कुछ ही सी। क्वेश्चन थे तो डिफरेंट थे, 2-4 क्वेश्चन ही थे, जैसे जंगल वाला, जंगल का सिद्धांत किसने दिया। हाँ, जैसे अब देखो, अगर कोई प्रश्न है जैसे वहाँ पे थोड़ा सा टफ के रूप में रिप्रेजेंट हुआ, जैसे स्वामित्व योजना हो गया आपका, मैंने इसकी योजना पर शायद बात नहीं किया था। समग्र शिक्षा पर भी शायद नहीं, समग्र शिक्षा पर बात हुई थी, ठीक है। चेतना को लेकर हमने तो हला बात किया था, चेतना को लेकर, चेतना वाला कॉन्सेप्ट हो गया। कुछ है जैसे कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क है, ये भी हमने बातचीत किया था। एक प्रतिदर्श से सवाल पूछ लिया, प्रतिदर्श वाले के बारे में हम लोगों ने बात किया था। हाँ, गर्नोड अल्पोर्ट का एक चरण आता है 1 से लेकर 5 तक में, वो हमने पूर्वाग्रह पे आधारित था, वो हमने डिस्कशन नहीं किया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री के बारे में बात किया था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में बात किया था हमने, है ना। उससे एक दिन पहले ही क्लास में हमने जिक्र किया था आप लोगों से, है ना। प्रतिवेश विकास मॉडल क्या है, XY सिद्दीकी का, उसके बारे में बात किया था, है ना। कुछ है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने सारा जो पढ़ाया वही आया, कुछ है, मतलब ज़्यादा ज़्यादा मान के लिए 5-6 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो मैंने आप लोगों से डिस्कस नहीं किया था, है ना, डिस्कशन नहीं किया था आप लोगों से। और उतना होता है, ऐसे नहीं कि कोई भी टीचर पढ़ा दे और वही आ जाए, तो भाई ये तो पॉसिबिलिटी थोड़ी ना है, कोई भी। क्लोज एंडेड हो गया, डबल बैरेड हो गया, लीडिंग क्वेश्चन हो गया, है ना। ये सब क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए थे, है ये करवाया डबल बैरेड, मुझे याद भी है अभी भी। आपको सैनन और बियर का संप्रेषण मॉडल, जब मैं आपको संप्रेषण मॉडल पढ़ा रहा था, तो संप्रेषण मॉडल में भी मैंने आप लोगों को वहाँ पे, आप देखिए अभी हाल ही में मैंने कम्युनिकेशन के मॉडल, जब कम्युनिकेशन टॉपिक करा रहा था, तो उसमें कुछ मॉडल मैंने लिखवाए थे। आप नोट करिए, अपने कॉपी को खोलिएगा तो देखिए, आपको वहाँ पर मिलेगा आपको उस नोट्स के बारे में। आप पंचवर्षीय योजना के बारे में भी आपने कहा था, पंचवर्षीय योजना भी हमने करवाया था। बशर्ते वही है कि चीज़ें सभी किए थे हम लोगों ने, केवल हम लोगों को वो चीज़ें याद बेसिकली वहाँ पे ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। जैसे अभी आपने बताया था मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ जंगल, एक वो था, कॉन्सेप्ट था, ये हमने आपसे जिक्र नहीं किया था। ये बात सत्य है ना, जो तो सत्य है वो तो सत्य है, उस पर मैंने डिस्कशन नहीं किया था। उस कौन सी थ्योरी है ना, वो थ्योरी पर डिस्कशन है। स्ट्रेन थ्योरी, तनाव का जो है वो हमने पढ़ा था। बिहेवियर मॉडल हमने पढ़ा था, बिहेवियर मॉडल में गुस्ताव लेबॉन का नाम आ जाता है, स्टाफर का नाम आ जाता है, टर्नर किलियन का नाम आ जाता है, स्मिलर का नाम आ जाता है। ये मैंने नोट करवाया है, आप लोगों को लिखवाया है ना। तो निश्चिंत रहें, अब तो पेपर बेसिकली क्या
क्या हो गया, वो तो लीक हो गया है अब तो पेपर में। लेकिन मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि ये आप एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, इससे ये आप आइडिया लगा सकते हो कि मैंने जितने चीज़ें करवाया वो पेपर में कहीं ना कहीं आया, और मैंने जब जब करवाया जी सर। टॉपिक तब तब मैंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिए, नोट करिए। तो इससे आप ये अनुमान लगा सकते हो कि मेरे द्वारा जो चीज़ें कुछ ना कुछ बताई जा रही हैं तो वो कहीं ना कहीं परीक्षा में आपको टक्कर देती है, वो कहीं ना कहीं चीज़ें बन के उभर के आती है। तो अभी जैसे हम लोग जो क्लास करने वाले हैं, थोड़ा बहुत जो भी डिस्कशन करूंगा मैं आप लोगों से, तो जहां मैंने आप लोगों से कहा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज़ उस पॉइंट को आप जरूर नोटिस करिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लगता है ऐसा कि उस प्रश्न में वास्तविकता होती है और वो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए। तो इसलिए अब ऐसी गलती मत करिएगा। तो आपने जो गलती किया है इससे सीख मिली है आप लोगों को। सर थोड़ा म्यूट करवा दीजिए आवाज, ट्रैफिक हाँ का कुछ प्लीज, ज्यादा है। हाँ सर, कोई अनम्यूट है तो बात समझ में नहीं आ रही आपकी। हाँ म्यूट हो जाइए, है ना। तो अब आपको क्या करना है कि जब भी मैं आप लोगों की क्लासेस लूँ उस दौरान, तो आप मैं कोई पॉइंट बता रहा हूँ, सुजाता मैम एक बार म्यूट हो जाइए, मृदुला मैम म्यूट हो जाइए प्लीज़, है ना। सर मैं तो म्यूट हूँ। हाँ हाँ ठीक है। तो उस दौरान आपको क्या करना होगा, उन पॉइंटों को थोड़ा सा नोट करना होगा, और अपने कॉपी पर जब जब परीक्षा में आप लोगों आएगा तो वो चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी। तो ये थोड़ा सा आप सबके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेगा, है ना। प्लीज़ इस बार आप लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे, है ना। इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दिया हूँ कि जो परीक्षा मैंने देखो आप लोगों को बताया था, बेसिकली ये डीप में नहीं गया, हम लोगों ने तो पढ़ाई डीप में कर ली, ये डीप में पेपर का आया ही नहीं। पेपर तो सीधा सीधा पूछा कि बताइए SDG 1 का, बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन का, भूदान आंदोलन का, शुद्धि आंदोलन का, है ना, ये बताइए। ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया आप लोगों से, डायरेक्ट पूछ लिया, आपको डायरेक्ट पूछ लिया, आप आसानी से बता सकते थे वहाँ पे। भाई आपसे सोशल ग्रुप वर्क में प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस की किताब का नाम पूछ लिया, सोशल ग्रुप वर्क में हेल्पिंग प्रोसेस का नाम पूछ लिया, है ना, इजी क्वेश्चंस बना दिया। ये तो यहाँ तक कि आपको पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान वेतन के समान वेतन समान कार्य के लिए कौन सा आर्टिकल है, एकदम इजी, कोई प्रश्न डीप में नहीं गया। और आपको बता दूँ, जो दोबारा पेपर होने वाला है कुछ ऐसे ही प्रश्न बनेंगे, है ना, कुछ ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। हमारी ड्यूटी लगी थी भाई क्वेश्चन पेपर बनाने की, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हमारा अगली ड्यूटी जो होगी क्वेश्चन पेपर हम नहीं बनाएंगे। जिसने बनाया है फैक्ट वाइज प्रश्न, उन्हीं की ड्यूटी फिर लगेगी, पेपर वहीं फिर बनाएंगे, और पेपर ऐसे ही बनेगा। हाँ थोड़ा बहुत हो सकता है 9-10 का फ़र्क, लेकिन आपको बता दो पेपर इजी ही रहेगा, ठीक है। तो अब आंसर की जारी करने की ज़रूरत तो अभी नहीं है फ़िलहाल, लेकिन हाँ ये पेपर मैं आप लोगों को सॉल्व करवा ही दूंगा, ठीक है। आप निश्चिंत रहे। आज की क्लास हमारी बेसिकली MPPSC की है। मैं आपके सामने ओपन कर रखा हूँ इस समय MPPSC का सिलेबस। अभी जो भी डिस्कशन हम लोग करेंगे, अभी क्लास समाप्त होने के बाद थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। मैं एक बार MPPSC वाले बच्चों को बता दूं, क्योंकि आज से इनकी क्लास स्टार्ट हो रही है ना। तो फिर उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे UGC नेट के स्टूडेंट से। आप UGC नेट के अगर स्टूडेंट है तो ग्रुप में बने रहिए, क्योंकि यहाँ भी जो जानकारी आपको मिलेगी इम्पॉर्टेंट जानकारी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको सोशल वर्क से टच नहीं होगा, लेकिन ये जो मैं आपके सामने सिलेबस ओपन कर रखा हूँ ये MPPSC की है। अगस्त में आप सभी का पेपर है, अगस्त में, ठीक है। MPPSC के स्टूडेंट जितने भी हैं एक बार अपने नोट्स वगैरह सब कुछ ओपन करके रेडी रहें, सभी लोग तैयार हो जाएं। ये देखिए आप सबके सामने यहाँ पर जो दिया गया है, ये आपका अंक योजना के बारे में बताया गया कि ये प्रश्न पत्र है। 2 प्रश्न पत्र होंगे, एक पहला प्रश्न पत्र होगा, एक द्वितीय प्रश्न पत्र होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र में अगर मैं बात करता हूं तो विषय से संबंधित आपका होगा। यहाँ बेसिकली सोशल वर्क को अलाइड के सब्जेक्ट में रखा गया। अच्छा कुछ बच्चे यहाँ पे छत्तीसगढ़ के भी हैं, छत्तीसगढ़ के कुछ स्टूडेंट हैं, प्लीज़ बताइए जरा एक बार, अगर कोई स्टूडेंट है तो ग्रुप में। अरे हाँ ना बोल। यस सर। अच्छा हो तो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट। जी सर, मैं भी हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ वाले बच्चों के लिए कि अभी वहाँ पे सेट आया हुआ है। बच्चे बड़े कंफ्यूज में हैं कि अगर सेट का फॉर्म को लेकर कि वहाँ पे सिलेबस क्या होगा। अभी आप बने रहिएगा, अभी आपको बताता हूँ मैं यहाँ पर। तो छत्तीसगढ़ वाले बच्चे ना केवल उनका सिलेबस देखें, और वो सिलेबस जो है UGC नेट का सोशोलॉजी का इन्वॉल्व है, यानी इसका मतलब है कि द्वितीय प्रश्न पत्र पर फोकस करेंगे ये छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट खासकर।
अब देखिए सर एमपीपीएस की स्टडी के भी है सर इधर। ये तो एमपीपीएससी का सिलेबस है सर, एक बार ध्यान सुनिएगा मेरी बात को प्लीज़, अभी आप सुनिए। तो ये एमपीपीएससी के सिलेबस में विषय दिया है आपका कौन सा, समाजशास्त्र वाला। तो समाजशास्त्र ने यूजीसी नेट का दिया है कि यूजीसी नेट के जो सोशोलॉजी वाला है ना, वो सिलेबस आपको फॉलो होगा, एमपीपीएससी ने कहा चलो ठीक है। लेकिन पेपर फर्स्ट जो आता है वो यूजीसी नेट में अलग है, एप्टीट्यूड है, रिसर्च है, हायर एजुकेशन है, कम्युनिकेशंस है ना, एक्सेट्रा और भी चीज़ें शामिल है। लेकिन मध्य प्रदेश एमपीपीएससी आयोग ने कहा कि भैया हम आपके पेपर फर्स्ट को नहीं अप्लाई करेंगे। तो उसने अप्लाई क्या करेगा, मध्य प्रदेश के बारे में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य जानकारी और कंप्यूटर आधारित कुछ ज्ञान, जिसमें आपके 50 प्रश्न होंगे और 200 नंबर का होगा। 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, यहाँ पे अलग अलग पेपर मिलेंगे। पहले आपको ये नहीं कि समाजशास्त्री मिल जाएगा, पहले आपको फर्स्ट पेपर ही मिलेगा। 1 घंटे बाद आपका ये पेपर ले लिया जाएगा, फिर आपको दूसरा पेपर दिया जाएगा। ऐसा होगा एमपीपीएससी में। तो बेसिकली क्या होगा कि 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 नंबर का होगा। इसका आइडिया, इसका मतलब है कि ये आपका 4 नंबर का है। एक प्रश्न कितने नंबर का हुआ, 4 नंबर का हुआ, ठीक है। सेकंड पेपर में आपको मिलेंगे लगभग 150 प्रश्न मिलेंगे। अब आप 15 × 4 करोगे तो 15 4 जा 60 होता है, यानी 600 अंक का होगा। तो टोटल अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पर बनेंगे 200 प्रश्न और नंबर बनेंगे आपको 800। अब आप सोच रहे होंगे कि 100 नंबर कहाँ ऐड हो गया, 100 नंबर इंटरव्यू से मिलेंगे आपको, तो टोटल बनेंगे 900। 900 में जब कट ऑफ आएगी, अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर 900 में अच्छे खासे नंबर आपके आएंगे तो। ये था थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है, रिकॉल करवा दिया, हालांकि आपको सबको पता था इसके बारे में। इसमें आपको देखिए बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, जिसको आप बोलते हैं एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न उत्तर जो है 4 विकल्प होंगे, ABCD करके होंगे। आपको उन्हीं में से एक विकल्पों का चयन करना होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। इसी में आपको जो है आरक्षण वगैरह भी देखो, आपको 40% आरक्षण है, ओबीसी वगैरह के भी आरक्षण है ना, अलग अलग तरीके से कैटेगरीज के आधार पे जो है आरक्षण दिया गया है। एक पॉइंट ऊपर यहाँ पर अभी मिस हुई है, मैं उसको एक बार दिखाना चाहूँगा। भाषा संबंधी प्रश्न पत्रों को छोड़कर समस्त प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे। प्रश्न पत्र आपके जिस तरीके से इस बार यूजीसी नेट में ऑफलाइन पेपर हुआ, बड़ा अच्छा पेपर था, मैंने देखा था, बच्चे ने एक शेयर किया था मेरे पास, कई बच्चों ने। तो हिंदी के पहले इंग्लिश के बाद हिंदी दे दिया है ना, और बड़ा अच्छा था कि कहीं पेज पलटना नहीं पड़ रहा था ज़्यादा, है ना, और क्लियर कट था कि भाई एक ही पेज पे प्रश्न थे, उसके ऑप्शन भी थे। कहीं ऐसा नहीं कि उस ऑप्शन को दूसरे पेज पे देखा जाए। दूसरे पेज पे देखते हैं तब भी बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, कहते हैं बार बार ओपन करो, ये करो, ये करो, तो थोड़ा सा अजीब सा फील होता है। ये मनोवैज्ञानिक एक प्रभाव होता है, वो मैं आपको बता रहा था। फिलहाल ऐसा नहीं था, पेपर में ऐसा होता भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और भी चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि और इसमें क्या क्या चीज़ें। सीधा मैं सिलेबस पर लेकर आपको चल रहा हूँ पॉइंट पर। प्राथमिकता इसमें हिंदी दी जाएगी, इंग्लिश की नहीं दी जाएगी। प्राथमिकता जो भी दी जाएगी वो सीधा सीधा इंग्लिश की दी जाएगी, हिंदी की, इंग्लिश नहीं, हिंदी लैंग्वेज। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रथम प्रश्न पत्र, देखो क्या आएगा प्रथम में। मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ना होगा, संस्कृत पढ़ना होगा, साहित्य पढ़ना होगा। अब मध्य प्रदेश की किताब अगर आप देखोगे, वहाँ पे जाइएगा बुक डिपो वगैरह पे ना, तो आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी। एक किताब मैं चाहूँगा कि आप लोग उसको परचेज़ कर लीजिए, और एक यूट्यूब वाला जो चैनल होगा किसी का, आप देखिएगा, उसको फॉलो कर लीजिए, ठीक है, और उसकी वीडियोज़ वगैरह देखते रहिए। और नोट्स तो आपको उसकी वीडियो के आधार पर भी बना सकते हो, अदरवाइज़ जो आपकी बुक है वो बुक बढ़िया रहेगी, अच्छी रहेगी। समसामयिक एक घटना आती है मध्य प्रदेश में, खूब चलती है वो समसामयिक घटना, उसको रेटिंग भी लगभग 5-4 के आसपास मिली हुई है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर समसामयिक घटना ले रहे हो ना, तो बहुत बेटर है आपके लिए, है ना, मेरा सलाह यही रहेगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन उससे जो है मिल जाते हैं इर्द गिर्द, है ना। तो ये चीज़ें बेसिकली यहाँ पर मिल जाएगा पेपर फर्स्ट के संबंध में। दूसरा पॉइंट में आपको मिलेगा मध्य प्रदेश का भूगोल वगैरह, कि भाई कितने एरिया में फैला हुआ है, उसका जलवायु क्या है, वन क्या है, पर्वत वगैरह क्या है, ठीक है, परंपरा गैर परंपरागत सिंचाई वगैरह क्या होती है मध्य प्रदेश की, ये आपको वहाँ पर किताब में मिल जाएगा। अर्थशास्त्र भी आपको मिल जाएगा मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा, है ना। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय लेवल पर मध्य प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण बेसिकली समसामयिक घटनाएँ होती है, जैसे वर्ष में अगर हम बात करते हैं, है ना। ग्वालियर, मध्य प्रदेश में ग्वालियर एक जगह पड़ता है, आप लोगों ने सुना होगा, ओलंपिक का बहुत फेमस एरिया है वो। मुझे आए दिन मैं सुनता रहता हूँ, न्यूज़ वगैरह में देखता भी, आए दिन कुछ ना कुछ वहाँ पर कोई ना कोई कंपटीशन होता रहता है, तो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय लेवल पर।
तो वहाँ से ज़रूर आप लोग चीज़ें जो है जो आता है वहाँ से पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा जाता है परीक्षा में। तो उन घटनाओं के बारे में याद रखना है, और वो भी ध्यान रखिए कि मध्य प्रदेश में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। ठीक है, सीएम बदल रहे हैं, पीएम बदल रहे हैं, कैबिनेट मंत्री बदल रहे हैं, योजनाएं अलग अलग आ रही हैं, तो उन चीज़ों को आप लोगों को देखना होगा इसके बारे में, है ना। इसकी क्लास मैं नहीं लूँगा, केवल मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। मेरा तो केवल सेकंड पेपर पर फोकस रहेगा आप सबसे। सूचना आईसीटी के बारे में आप सबको पता होगा, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। कंप्यूटर से है, सूचना से है आपका, है ना, ई गवर्नेंस है, इंटरनेट से है, सोशल मीडिया, मतलब आप ये सोच लीजिए कि आईसीटी जो है आपका पेपर फर्स्ट वाला यूजीसी नेट का अगर आपको तैयार है ना, तो आप आसानी से यूनिट नंबर 5 को कवर कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो बस इतनी चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना होगा पेपर फर्स्ट के संबंध में, है ना। और उसके बाद देखिए आपका जो सिलेबस आता है, ये देखिए इंग्लिश में दिया हुआ है आपका, है ना, इंग्लिश हिंदी दोनों आपके सामने प्रस्तुत किया है। मध्य प्रदेश वाले कुछ तो काम अच्छा करते हैं, कुछ काम खराब कर देते हैं। खराब ये करते हैं कि ये बताते नहीं क्लियर कि कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, है ना, ये खराब कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश में ये रहा आपका टॉपिक जिस पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अब अगर कोई बच्चा यहाँ पे है एमपी सेट का, प्लीज़ बताइए। अगर कोई बच्चा अगर एमपी सेट का जी सर। है, यस सर। चलो अब सुनो। यस सर, मैं भी यस सर। जी अब ये सब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। एमपी सेट में हुआ क्या और एमपी पीएससी में क्या हुआ। एमपी पीएससी और एमपी सेट दोनों समझ लो ना एक ही है। कारण ये है कि दोनों ने कहा कि भाई हम जो सिलेबस फॉलो करेंगे वो समाजशास्त्र का यूजीसी नेट का फॉलो करेंगे। भले आप सोशोलॉजी को बेस बनाकर आपने सोशल वर्क को अलाइड कर दिया, वो अलग की बात है, लेकिन हमारा सिलेबस जो होगा समाज कार्य का नहीं होगा, समाज शास्त्र से होगा। तो इस बात से मैं 110% श्योर हूँ कि आपके इस बार परीक्षा में समाजशास्त्र से सवाल पूछे जाएंगे, ये बात तय है। अब आपको ध्यान रखना कि एमपी सेट के बच्चे जो हैं न्यू हैं, अभी इनका परीक्षा अगस्त में नहीं है, इनका परीक्षा जाएगा, आपको बता दूं, अक्टूबर प्लस रहेगा, नवंबर और दिसंबर भी जा सकता है एमपी सेट का परीक्षा, है ना। 15 दिसंबर। अच्छा 15 दिसंबर हो क्लियर, 15 दिसंबर को। एक स्टूडेंट ने क्लियर भी कर दिया, 15 दिसंबर जाएगा। तो ये आप आइडिया लगा सकते हो कि आपका यहाँ पे जून चल रहा है, अब जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर, यानी आप सोच लीजिए कि आपके पास 4-4.5 महीने का टाइम है, पूरा 4.5 महीना, क्योंकि 15 दिसंबर का है। तो 4.5 महीने में आपको ये सिलेबस पढ़ना है समाजशास्त्र, और इसी 4.5 महीने में एमपी पीएससी, देखो एमपी पीएससी को तो अगस्त में ही पेपर है, उनका तो अगस्त में ही पेपर है, यानी आप लोगों को यूनिट नंबर जो 7-8 यहाँ पे बचा हुआ है, अभी मैं बता रहा हूँ आगे, वो तो मैं शुरुआत करूँगा अभी। तो एमपी सेट वाले बच्चे क्या करेंगे कि ये ना सोचेंगे कि सर ने यूनिट नंबर फर्स्ट को नहीं उठाया, यूनिट नंबर फर्स्ट आपको उठाऊँगा, है ना। एमपी सेट वाले बच्चों को पहले मैं यूनिट नंबर 8 से बात करूँगा, एमपी सेट के बच्चे ध्यान रखें, यूनिट नंबर 8 से बात करूँगा। उसके बाद जैसे ही आपका ये कवर होगा 8, 9, 10 वाला, उसके बाद मैं यूनिट नंबर 1 पर आऊँगा, है ना, यूनिट नंबर 1 पर आ जाऊँगा। कारण ये है क्योंकि हमारे पास एमपी पीएससी की भी बच्चे हैं, दोनों का सिलेबस कॉमन होने की वजह से मैंने दोनों को एक प्रकार से कॉम्बो क्लास कर दिया है, कंबाइन क्लास कर दिया है। ठीक है, तो इस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। बाकी पढ़ना तो आपको सारा चीज़ें हैं, अलग कुछ नहीं कि आपके अगर वहाँ पे अगर आप ज़्यादा देर तक पढ़ेंगे तो कुछ अलग टॉपिक पढ़ लेंगे, और ज़्यादा कम पढ़ेंगे तो कुछ अलग टॉपिक पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो सिलेबस है सिलेबस के आधार पर कराया जाएगा, है ना। ये सारी चीज़ें आपकी रिकॉल होंगी, प्रैक्टिस भी रहेगी बीच बीच में, क्योंकि एमपी पीएससी करेगी तो क्लासेस में जरूर, जाहिर सी बात है एमपी पीएससी की प्रैक्टिस करवाऊंगा ही करवाऊंगा, है ना। और आगे बढ़ते हैं। देखिए यूनिट नंबर आपका ये देखो समाजशास्त्री सिद्धांत, ये सारा चीज़ें हो गया है। वैसे फ़िलहाल तो एमपी सेट वाले बच्चों को ऐसा जो है लिंक मिलेगा, इनका प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, ठीक है। आप चाहो तो बीच बीच में देखते भी रह सकते हैं, बाकी तो मैं ये करवाऊंगा ही करवाऊंगा। मेलिनोवस्की, दुर्खिम, पार्सन, टालकाट पार्सन, जीएच मीड, ब्लूमा, इन सभी का मैं आपको अलग अलग से नोट्स बना के आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, है ना। सारी चीज़ें बेटर मिलेगी आपको। यार एक रिक्वेस्ट है ना, हेलो हाँ रिक्वेस्ट बताओ क्या है आपकी। सर, सोशियोलॉजी में ना बहुत सारे बुक्स हैं और मैंने देखा है बुक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आ रहे हैं मतलब ना, वो तो तो पेपर आप में प्लीज एक बार इम्पोर्टेंट बिल्कुल बिल्कुल, वो कुछ देखो बता दो। सोशोलॉजी ने आपको अभी यूनिट नंबर 1, 2 मैं आपसे बात करूंगा ना, सिंपल सी बात है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट सुन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5,
इन 5 यूनिट में मैडम केवल विद्वानों के नाम ही हैं। इसका आशय ये है कि एमिल दुर्खेम के सिद्धांत, वेबर के सिद्धांत, वेबर की पद्धति, कार्ल मार्क्स के विचार, समाजवाद, अल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोवस्की, पार्शांस, मार्टन, लेवी स्ट्रॉस, G.H. मीड, अल्फ्रेड सूटर्स, गार्फिकेल, ठीक है, एंड क्लिफर्ट गिटर्स एंड मिशेल फूको, एंथोनियो गिडेंस, ठीक है, यूर्गेन हेबरमास, अंबेडकर, महात्मा गांधी, G.S. घुरई, श्रीनिवासन, ये ऐसे पर्सन हैं, इनसे जितना नाम मैंने बताया आपको, इनसे इनकी किताब ही पूछी जाती है और अवधारणा पूछी जाती है। MPPSC का ये ट्रेंड है कि यदि एक प्रश्न श्रीनिवासन से पूछा है तो अगला क्वेश्चन भी श्रीनिवासन से ही होगा। ये ट्रेंड है। तो आप चाहे सोच लो, ये ऑफलाइन की बात बता रहा हूँ आप लोगों को, इजी पेपर होगा, है ना, MPPSC का और MP सेट का भी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब यूनिट नंबर देखिए, यहाँ पर 9 आपके सामने जनसंख्या और समाज के बारे में है, और यूनिट नंबर अगर हम बात करते हैं तो 10 आपका जो है बेसिकली मध्य प्रदेश के सामाजिक परिदृश्य के बारे में। तो यह आपका UGC नेट का जो सिलेबस यूनिट नंबर 10 है, यहाँ क्या कर दिया है, मॉडिफाई, है ना। UGC नेट में यूनिट नंबर 10 देखेंगे कुछ अलग मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप 10 देखेंगे MPPSC और MP सेट में, तो वो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के समसामयिक दृष्टिकोण। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? प्लीज़ बताइए। जी सर, समझ पा रहे हैं। यूजीसी में 10 यूनिट अलग है और मध्य प्रदेश वाले में सिर्फ मध्य प्रदेश का ही दिया हुआ है, समसामयिक में दिया तो हुआ है। यहाँ पे ये आपको कह ये चीज़ें जो है निर्धारित होती हैं। अब बात यहाँ पर देखिए, आपका ये सिलेबस हुआ, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि ये सिलेबस है। अब आप लोग को क्या याद है कि हम लोगों ने लास्ट क्लास किस चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था? क्या बता सकते हो? अगर पता है तो ठीक है। SDG 17 चल रहा था सर, यूनिट नंबर 8 में। हाँ, SDG के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, और यूनिट नंबर 8 के अंतर्गत आप लोगों ने अभी बताया, बहुत बढ़िया काम किया है आपने, जहाँ पर हम लोगों ने जिक्र किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। मैंने उसकी PDF आप लोगों को शेयर किया है ना। अब मैं आपको एक बार यहाँ पर फिर यूनिट नंबर पर लेके 8 पे चल रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अब यूनिट नंबर शुरुआत से कराऊँगा मैं, यूनिट नंबर शुरुआत से मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। यूनिट नंबर आपका ये 10 आ जा रहा है, ये यहाँ पर 9 आ जा रहा है, यहाँ पर आप देखिए 8 नंबर है। 8 नंबर में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपके सामने विकास का समाजशास्त्र दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ये बता सकते हैं आप? विकास का समाजशास्त्र, विकास का समाजशास्त्र। हाँ, बिल्कुल आपने सही यहाँ पर कहा है। तो देखिए, इसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को एक वीडियोज़ और उसकी PDF वगैरह भी प्रोवाइड करा दिया। अभी तो मैं एक बार मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आप लोगों को ना सारा डिलीट मार दूँ वहाँ से, जितना भी चीज़ें शामिल किया गया है, कंटेंट दिया गया है आप लोगों को, और उसके बाद अलग से आप लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी, है ना। पूरी कोशिश करूँगा, अगर डिलीट हो जाता है तो मैं वहाँ पर आप लोगों को डिलीट भी कर दूँगा सारी चीज़ें। सर नया ग्रुप बना लो ना, वो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि हमारे पास भी फिर वहां से चैनल से डिलीट हो जाता है ना शायद वो सारा का सारा। उसको हटा के दोबारा से आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा ना, दोबारा से वहाँ से बार। इतने तो ग्रुप हो गए, कम से कम 25 ग्रुप तो ऐसे हैं कि मेरे पास अपने बनाए, जिसमें मैं 25 में एडमिन हूँ, है ना, 25 में खुद है ना। इतने ग्रुप हो गए हैं, तो इस वजह से मेरा 75 ग्रुप बनाने से कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि मैं उसको सारा डिलीट मार के आप लोगों को फिर दोबारा से प्रोवाइड करा दूँगा, आप उसकी हैसियत रहें, है ना। अब देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों से सबसे पहले लिखा हुआ है कि विकास का समाजशास्त्र लिखा हुआ है, फिर विकास की अवधारणा, जहाँ पे आर्थिक, मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको कराया है, आर्थिक वृद्धि, मानवीय विकास, सामाजिक विकास और संपोषी विकास, औद्योगिक विकास का सिद्धांत उदारवादी, और फिर मैक्स वेबर, गुनार मीडल, विकास का फिर आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण है, सामाजिक संरचना का विकास। अब हमें जानना ज़रूरी ये है कि इसके अंतर्गत हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं आज, वो डिस्कशन करेंगे एक प्रकार से सैद्धांतिक एक उपागम होता है, एक अप्रोच होता है ना, एक अप्रोच होता है। उन्हीं अप्रोचों पे हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में, है ना। बाकी आप लोगों को जो भी चीज़ें यहाँ पे स्किप हुई होगी, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को कवर करूँगा, आप निश्चिंत रहें सभी लोग। सामाजिक हम लोग इसके बारे में
चर्चा पर चर्चा करेंगे। और फिर आगे देखेंगे तो आपको मिलेगा सामाजिक संरचना, फिर संस्कृति, फिर उसके बाद आपको संस्कृति की सुविधाएं वगैरह। संस्कृति यानी आपको देख सकते हैं कल्चर वगैरह, यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें जो है रिलेट हो रही है आपके, है ना। आगे बात करेंगे तो जनसंख्या और समाज के बारे में रिप्रेजेंट किया गया है ना। फिर उसके बाद जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत है, माल्थस है, जनसांख्यिकी है, ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट की गई हैं, है ना। और फिर उसके बाद देखेंगे जनसंख्या के विकास, जनसंख्या नियंत्रण वगैरह के बारे में दिया गया है। ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के बारे में है, उसके बाद मध्य प्रदेश के बारे में है। क्या ये यूजीसी नेट के सिलेबस से मैच करता है? थोड़ा बहुत करता है, थोड़ा बहुत नहीं। सर थोड़ा बहुत करता है, जो वो है ना क्या बोलते हैं, विद्वान है सर, विद्वान है ना सर, जो वो हाफ मतलब क्वेश्चन सारा यूजीसी वाला ही है। सर जो यूनिट 8 आप बता रहे हैं ना सर, यूजीसी नेट में पूरी चेंज है सर। देखो थोड़ा बहुत इसमें बेसिकली देखने को मिलता है और थोड़ा बहुत इसमें नहीं मिलता है ना। कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को, है ना। कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं। चलिए एक बार हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे आगे। यहाँ यूनिट नंबर 8 सर हाँ सर ये बोल रही थी कि जैसे एमपी सेट का जो एग्जाम होगा सोशोलॉजी का होगा, सोशल वर्क का, सोशोलॉजी का होगा, सोशोलॉजी का। हाँ ओके, और जो सर अभी जो ये नेट का कब होगा? नेट का अभी देखियो कोई वो नहीं, जब तक अगर मान लीजिए सूत्रों से पता चल जाएगा, रिपोर्ट में अपना जो है केंद्रीय जो बोर्ड है अगर वो कह देगा कि हाँ पेपर लीक हुआ है तो पेपर दोबारा से होना चाहिए तो वो करवा देगा। लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि उसकी रिपोर्ट में कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी, पेपर होगा, तो अगर पेपर होगा तो वो डेट वही लोग निर्धारित करेंगे। एक अनुमान बस बताता हूँ कि अगस्त वगैरह में होने की चांसेस है, अगस्त सितंबर में, क्योंकि फिर दिसंबर में भी पेपर करवाना है उसको, है ना। सर ये अभी का वाला अभी के वाला सर जो हाँ जो अभी कैंसिल हुआ है, जो अभी कैंसिल हुआ है वही बता रहे हैं सर, उसी के बारे में तो बता रहे हैं। अभी तो तुमने पूछा, अभी के लिए पूछा तो अभी के लिए बताऊंगा ना, इसी के तो बता रहा हूँ कि इसी का पेपर अगस्त वगैरह में होगा, है ना, अगस्त वगैरह, क्योंकि दिसंबर में भी पेपर लेना इसलिए अगस्त में करवा देगा वो। हाँ सर, वो सर्कल खराब नहीं करेगा अब अपना। हाँ बिल्कुल नहीं सर्कल खराब करेगा, बिल्कुल सही बात आपने सोचा। अब देखिए यहाँ से मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ सामाजिक संरचना और विकास को लेकर। इसके बाद थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस भी आप लोगों से करूँगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा आज, है ना, इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो शुरुआत आज कर सर बाकी के लेक्चर्स की प्लेलिस्ट भी दे दीजिएगा। हाँ वो सारा मिल जाएगा। अभी मैं डिलीट मारूंगा आज सारा चीज़ें वहाँ से आपके टेलीग्राम से, फिर आपको क्रम में सारा चीज़ भेजूंगा आप निश्चित तरह से, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि पर एमपीएससी का सर नया टेलीग्राम ग्रुप बना है। नहीं एमपीपीएससी नया नहीं है, वही है एमपीपीएससी ही लिखा होगा उस पर, है ना। नहीं एमपी सेट का एमपी सेट का हाँ एक नया टेलीग्राम ग्रुप बनाया मैंने, आप लोगों को साथ लिंक भी दिया है सेट का, है ना, तो आप उसमें जाके ज्वाइन होइए, ठीक है। अब देखिए ये एमपीपीएससी आप सभी का एग्ज़ाम अगस्त में है, जैसा कि आप सबको पता है ना। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मेरा जो विचार है आज के टॉपिक पर यह है सामाजिक, समझिएगा केवल बात को, सामाजिक संरचनात्मक सिद्धांत पर, संरचनात्मक सिद्धांत पर, ठीक है। अब देखो सामाजिक संरचना के सिद्धांतों में अगर हम बात करते हैं तो संरचनावाद समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य माना जाता है। संरचनावाद ना, ये जो संरचनावाद है इसी की बात मैं कर रहा हूँ, ये समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण माना जाता है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। सामाजिक संरचना के आधार पे बेसिकली भूमिका बनती है, इसलिए कहा जाता है कि ये समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल वर्क के लिए भी इंपॉर्टेंट मान सकते हो आप लोग। तो मानव शास्त्र प्लस में समाज शास्त्र के लिए इंपॉर्टेंट है ये, एक बात ये तय हो गई। अब देखिए
या परिपेक्ष सामाजिक संरचना की अवधारणा पर आधारित होता है। इनमें विश्लेषण का आधार सामाजिक संरचना का ही माना जाता है। ब्रिटिश परंपराओं में यह परिपेक्ष अत्यधिक या अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है और इसके साथ साथ कुछ विद्वान हैं जिनके नाम इस सामाजिक संरचना के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। क्या आप बता सकते हैं कुछ विद्वानों के नाम जो सामाजिक संरचना से जुड़े हुए हैं? कौन कौन ऐसे पर्सन हैं? हार्वर्ड स्पेंसर। चलिए चल ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर बोला। उसके बाद दुर्खिम, अल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन, एस.एफ. नडेल, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस, और एंथोनियो गिडेंस। ये हैं विद्वान जो जुड़े हुए हैं। अब सोच रहे होंगे आप लोग संरचनावाद होता क्या है। देखिए, विद्वान का नाम जानना जरूरी है। कौन कौन संरचनावाद से जुड़े हुए हैं? पेपर में नाम आता है ना, सवाल वगैरह कि संरचनावाद का नाम बताइए। अब अगर इतने विद्वान का नाम पता है तो आप आसानी से उसका आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ भाई लेवी स्ट्रॉस जुड़ा हुआ है ना, दुर्खिम जुड़ा हुआ है, रेडक्लिफ ब्राउन जुड़ा हुआ है। इस तरीके से आप अगर पता रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो संरचनावाद का अर्थ क्या होता है, प्लीज़ बताएंगे आप? प्लीज़ एक बार बताइए। सर ढांचे से बनाना, ढांचा बनाना एक। बिल्कुल सही बात है। और भी कोई बताएंगे? किसी चीज का एक डिजाइन तैयार करना, पूरा संरचना टाइप। देखिए, संरचनावाद का अर्थ सिंपल है, सामाजिक संरचना के आधार पर। ढांचा तैयार करना सर, सामाजिक संरचना। पहला तो एक कॉन्सेप्ट आपके पास ये याद होना चाहिए कि जब भी कोई भूमिका बनेगी संरचनावाद का, तो वो भूमिका बनेगी सामाजिक संरचना से। यदि सामाजिक संरचना के आधार पर आदिम और आधुनिक समाज का, मतलब पुराना हो गया एक, आदिम का मतलब, प्लस में अगर मैं बात करता हूँ आधुनिक यानी आज का हो गया, समाज का विश्लेषण। समाज का क्या कर रहे हैं? विश्लेषण कर रहा, वही कहलाता है संरचनावाद। आदिम और आधुनिक समाज का विश्लेषण करना ही एक प्रकार से, अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि संरचनावाद का संबंध उस परिप्रेक्ष्य से है जो सामान्य संरचना के आधार पर बिंदु मानकर समाजशास्त्रीय विश्लेषण पर बल देता है। और यही बात आपकी सही हो जाती है, तो ये संरचनावाद का पार्ट बन जाता है। इतनी बात आपको ध्यान रखना होगा। देखो, अब यहाँ से सवाल अगर आपसे पूछ भी लेता है तो कैसे पूछेगा, है ना। एक सवाल बनाता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपसे से कहेगा, एक सवाल ये कि सबसे पहले सामाजिक संरचनावाद की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? बताइए। सर हर्बर्ट स्पेंसर ने। 4 ऑप्शन: सीमेल, स्पेंसर, मैकाइवर, मैकाइवर के बाद क्या आ जाएगा आपका? जॉनसन। अब देखिए, इस सवाल का जो जवाब आप सबका है, सामाजिक संरचना के आधार पे ही मैंने आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस किया हूँ,
तो इसका सही ऑप्शन माना जाएगा आपका स्पेंसर, सबसे पहले स्पेंसर। ठीक है, दूसरा एक सवाल आपके सामने इस तरीके से पूछा गया, प्रथम प्रयोग करने वाला आपको पता चल गया। दूसरा सवाल अगर आपसे पूछ ले तो फिर क्या बताओगे? संरचनावाद लिखिएगा। संरचनावाद किसे आधार बिंदु मानकर समाजशास्त्री विश्लेषण पर बल दिया है? विश्लेषण पर बल दिया है। नाम क्या होना चाहिए? सामाजिक संरचना एक ऑप्शन में रहेगा, सामाजिक व्यवस्था रहेगा एक में, सामाजिक संस्कृति रहेगा एक में, और एक सामाजिक संरचना रहेगी, एक सामाजिक रचना रहेगी। बताइए। सर फर्स्ट क्या बताया? सामाजिक विश्लेषण, सामाजिक संरचना। एक तो सामाजिक व्यवस्था है, एक सामाजिक संरचना है, सामाजिक संरचना करेंगे। अब सामाजिक संरचना। यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं सामाजिक संरचना होगा, क्या होगा? सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना। संरचनावाद किस आधार पर बिंदु मानकर समाज शास्त्र का विश्लेषण किया गया? तो सामाजिक संरचना के आधार पर। सही ऑप्शन ये वाला होगा। उसके बाद सामाजिक संरचनावाद में ही सामाजिक संरचना का सूत्रपात किसने किया, मतलब किसके द्वारा होता है? एक आखिरी क्वेश्चन और देख लीजिए इसका। संरचनावाद की अवधारणा किस परिप्रेक्ष्य से संबंधित है? चार ऑप्शन। पहला समाजशास्त्री, दूसरा जीवशास्त्री, तीसरा भौतिकी, चौथा जैविक। बताइए सही होगा। बताइए। सर ये क्लियर नहीं, समाजशास्त्री होगा सर। समाजशास्त्र की अवधारणा किस परिप्रेक्ष्य में या किस परिप्रेक्ष्य से संबंधित है? पहला है समाजशास्त्री, दूसरा है जीवशास्त्री, तीसरा है भौतिक, चौथा है जैविक। तो सही जवाब होगा पहला। क्या होगा? समाजशास्त्री। तो इस संबंध में ये शब्द जो है आता है। अब संरचनावाद की कुछ परिभाषाएं हैं। संरचनावाद की परिभाषा अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या परिभाषा हो सकती है? किसी वस्तु की संरचना किसी वस्तु की संरचना से हमारा तात्पर्य है, ठीक है, उसके भागों में
सापेक्षित, रूप से पाए जाने वाला अस्थाई, रूप से पाए जाने वाले अस्थाई अंतर संबंधों से है। बस ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। सर सापेक्षित मतलब डायरेक्ट रूप से? सापेक्ष, जी। सापेक्ष, हाँ, मैंने देखो गरीबी वाले में भी आप लोगों को वहाँ पे पढ़ाया था सापेक्ष के बारे में, है ना। और सापेक्ष का मतलब सिंपल होता है मैडम, किसी और चीज़ के संबंध में विचार किया जा रहा हो या आप तुलना में बात कर रहे हो। तो किसी वस्तु की संरचना से हमारा मतलब क्या है कि उसके भागों में सापेक्ष, उसके चीज़ों के संबंध में विचार कर रहे हो, आप तुलनात्मक कर रहे हो। तो सापेक्ष रूप से पाए जाने वाला मतलब तुलना के रूप में जो पाया जाने वाला है, जो अस्थाई अंतर संबंध है, उसी को हम लोग संरचना कहेंगे। ठीक है सर। संरचना कहेंगे। तो आर के मार्टन महोदय ने आर के मार्टन कह रहा हूँ, रेडक्लिफ ब्राउन महोदय ने संरचना के बारे में बताया, कहा कि भाग अथवा घटक के बीच किसी प्रकार की व्यवस्थित क्रम है। क्या बताया उसने? भाग अथवा, भाग मतलब भागों यानी पार्ट, अथवा घटकों, संघटकों, ठीक है, संघटकों के बीच किसी प्रकार की व्यवस्थित क्रम से, किसी प्रकार के व्यवस्थित क्रम, ठीक है, व्यवस्थित क्रम से है। यही आपकी परिभाषा बन जाती है। तो इसने दो रूप बताए संरचना के, दो रूप। किसने? ब्राउन ने। ब्राउन के दो रूप हैं, ब्राउन के दो रूप, दो रूप। किसमें? संरचनावाद में। नंबर 1, सामाजिक संरचनावाद में। निश्चित समय बिंदु पर मूर्त यथार्थ के रूप में हमें वास्तव में विद्यमान दिखाई देता है। जब मूर्त यथार्थता दिखे, जो सत्य है, यथार्थता, तो एक रूप ये होगा संरचनावाद का। दूसरा, संरचनावाद जिसका अवलोकन करता वर्णन करता है। क्या करता है? अवलोकन करता वर्णन करता है, ये दूसरा हो जाएगा। तो इसी के आधार पे सामाजिक संरचना के बारे में हमने जिक्र किया। इन्होंने सामाजिक संरचना में कुछ विशेषता भी बताया है, सामाजिक संरचना की विशेषता भी बताया है। सामाजिक संरचना की विशेषता क्या है, उसको देख लेते हैं। सामाजिक संरचना की विशेषता, नंबर 1, अवलोकन किया जा सकने वाला यथार्थ। सुनीता जी अनम्यूट हो जाइए प्लीज। अवलोकन किया जा सके वाला, किया जा सके, हाँ। दूसरा, अमूर्त स्वरूप होता है। तीसरा, गत्यात्मक निरंतरता, गत्यात्मक निरंतरता। चौथा, स्थानीय आयाम। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, स्थानीय आयाम, ठीक है। प्रकार्य से संबंधित, प्रकार्य से संबंधित,
सरलता से जटिलता की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जटिलता। और क्या हो सकता है? आदिम समाज पर आधारित। पर आधारित। सामाजिक व्यक्तित्व की अवधारणा। सामान्य स्वरूपों से संबंधित। सामान्य स्वरूपों से संबंधित। ये बनेगा आपका विशेषता। तो मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया? मैंने आपसे कहा कि अवलोकन किया जा सकने वाला, मतलब ऑब्जर्वेशंस किया जा सकने वाला जो यथार्थ है वो सामाजिक संरचना है। सामाजिक संरचना का जो स्वरूप होता है वो अमूर्त होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, दिखाई नहीं देता है। गत्यात्मक, डायनेमिक, निरंतर होता रहता है, मतलब परिवर्तित होता रहता है। अस्थायी आयाम है, यानी फिक्स जो है डायमेंशन है सामाजिक संरचना। जो चीज़ बना दी गई है उसी के आधार पर कार्य भी होता रहता है। उसके बाद आपका आता है सामाजिक संरचना में ही एक और पॉइंट, प्रकार से संबंधित, मतलब फंक्शन से रिलेटेड होता है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है सामाजिक संरचना। आदिम समाज पर आधारित होता है, पुराने जो रीति रिवाज परंपरा वगैरह उस पर बेस्ड होता है। सामाजिक व्यक्तित्व की अवधारणा का विकास करना, इन चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है इसमें सामाजिक संरचना में। सर ये रेडक्लिफ ब्राउन के अकॉर्डिंग है विशेषता कि सामान्य है? जी, रेडक्लिफ ब्राउन के अकॉर्डिंग। सर तो ये ऊपर वाले में आपने वास्तविकता अमूर्त बताई थी कि मूर्त बताई थी? वो अमूर्त यथार्थ थी। तो देखिए यहाँ किसी निश्चित समय बिंदु पर ना मूर्त यथार्थ जी के रूप सर। में हमें वास्तव में विद्यमान दिखाई देता है, वास्तव में विद्यमान दिखाई देता है, लेकिन है थोड़ी ना, इसलिए अमूर्त स्वरूप है। मैंने आपको बताया ना दो ठीक है पॉइंट। सर। जी 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 सर, अवलोकन, वर्णन करना और अमूर्त वाला यथार्थ दिखता है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं ना, इसके आगे बढ़ेंगे कल। सर एक चीज और कर दीजिएगा प्लीज, एक बार इसका सिलेबस भेज दीजिएगा सर हमारे गले ग्रुप में। हाँ अभी मैंने दिखाया है आपको, वो सिलेबस वगैरह सब भेज देता हूँ, ठीक है। हाँ सर, थैंक यू सर। जी सर। अभी देखो सर शाम को